नमस्कार दोस्तों, अन्वेषण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग की चर्चा किस पे, भारतीय संविधान पर हो रही है। भारतीय संविधान के निर्माण के विषय पर हम लोग की चर्चा चल रही थी, जिसमें हमने क्या है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण विशेषता, भारतीय संविधान के इतिहास के विषय पर हम लोग की चर्चा हो गई थी, जिसमें हमने देखा था संविधान सभा के विषय पर, संविधान सभा कैसे गठित होती है, उसमें किस तरह निर्वाचन होता है, किस तरह कहाँ कहाँ से कौन कौन निर्वाचित होते हैं। उसी के क्रम में हमने ये देखा कि संविधान सभा के गठन के फलस्वरूप इसमें कुछ अधिवेशन होते हैं। अधिवेशनों में से हमने चर्चा कर ली थी 12 अधिवेशन, 165 बैठकें। इस बैठकों में इम्पॉर्टेंट बैठक, जिसमें हमने फर्स्ट बैठक यानी पहली बैठक की जो विशेषताएं थी उस पर चर्चा हम लोग की हो गई थी। आज हम लोग को सेकेंड बैठक, थर्ड बैठक और इस बैठक के माध्यम से संविधान सभा में संविधान निर्माण के समय जो इसमें महत्वपूर्ण समितियां होती हैं, जो महत्वपूर्ण समितियां कार्यरत होती हैं, उनके विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सेकेंड बैठक की बातें कहाँ तक, उसमें क्या क्या चीज़ें निहित हैं। फर्स्ट बैठक की दोस्तों एक बार कुछ बातें जो है रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। पहली बैठक में क्या हुआ था? पहली बैठक में हमने देखा था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसमें फ्रांस की तरह भारत में भी पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। किसके सपोर्ट पर किया जाता है? आचार्य कृपलानी। एक होते हैं आचार्य कृपलानी जी, इनके नाम का प्रस्ताव यही रखते हैं। कौन? आचार्य कृपलानी जी। इसीलिए आचार्य कृपलानी जी को भारतीय संविधान का वक्ता की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट कुछ बातें इसमें देखें। इसमें उपाध्यक्ष कौन होते हैं? इसमें उपाध्यक्ष की बात करें हम लोग तो फ्रैंक एंथोनी साहब होते हैं। ये उपाध्यक्ष की बातें हमने पीछे वाली क्लास में नोट नहीं कर पाए थे। इसको आप लोग यहाँ पे आप नोट बना रहे होंगे, वहाँ पे नीचे स्टार मार्क करके उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी करके नोट कर लीजिएगा आप लोग कि उपाध्यक्ष के तौर पर फ्रैंक एंथोनी होते हैं पहली बैठक में। इसमें अगर सदस्यों की बात करें, कितने सदस्य इसमें भागीदारी लेते हैं, तो भागीदारी दोस्तों 107 सदस्य जो संविधान सभा का गठन हुआ था निर्वाचन के माध्यम से, लगभग 379 सदस्य थे पीछे जब संविधान सभा का गठन हुआ था। उसमें से कुल 107 सदस्य इसमें भागीदारी लेते हैं और पहली बैठक का कार्य पूरा होता है। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनता है? सर्वप्रथम इसमें पूछता है कि पहली यानी फर्स्ट बैठक कब हुई थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अस्थाई में, स्थाई और अस्थाई में दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, तो आप लोग अस्थाई और स्थाई को ध्यान में रखिएगा। अस्थाई तौर पर अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया। तो ये तो रही फर्स्ट बैठक की बातें। अब हम
आइए करते हैं सेकेंड बैठक में क्या होता है। सेकेंड बैठक में दोस्तों, सेकेंड बैठक की बात करें तो सेकेंड बैठक में कब होती है? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को सेकेंड बैठक होती है। और इस सेकेंड बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष, क्या स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और इनके नाम का प्रस्ताव भी आचार्य कृपलानी के द्वारा रखा जाता है, जिसका समर्थन कौन करते हैं? सरदार पटेल साहब करते हैं दोस्तों। इसमें बात करें हम लोग उपाध्यक्ष की, उपाध्यक्ष दो होते हैं। एक उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं एच.सी. मुखर्जी, यानी हरेंद्र नाथ मुखर्जी। कौन? हरेंद्र नाथ मुखर्जी। और दूसरे होते हैं टी. कृष्णामाचारी। टी. कृष्णामाचारी कहाँ के होते हैं? दक्षिण भारत से इनको नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों ये सेकेंड बैठक की बातें रहीं। सेकेंड बैठक की बातें हम लोग पहले नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद थर्ड बैठक में जो बातें नहीं थी उस पर चर्चा करते हैं। पहली बैठक, दूसरी बैठक, सॉरी। दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष क्या किया जाता है? चुना जाता है। और इनके नाम का प्रस्ताव आचार्य कृपलानी कौन करते हैं? आचार्य कृपलानी के द्वारा रखा जाता है। और इनका सपोर्ट कौन करता है? करते हैं सरदार पटेल साहब। तथा सरदार पटेल समर्थन करते हैं। समर्थन करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कड़ी में क्या होता है। यहाँ तक तो बातें आई। इसमें जो उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं कौन होते हैं? उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी कौन होते हैं? एच.सी. मुखर्जी तथा टी. कृष्णामाचारी। कृष्णामाचारी जी नियुक्त उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी तथा टी. कृष्णामाचारी नियुक्त होते हैं। तो ये तो बातें रही दूसरी बैठक की। नियुक्त या निर्वाचित कर लीजिएगा इसको, निर्वाचित निर्वाचित होते हैं। एच.सी. मुखर्जी तथा टी. कृष्णामाचारी जो निर्वाचित होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखिए, पूछेगा कि सेकेंड बैठक कब हुई थी। तुम्हारा जवाब क्या रहेगा? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को सेकंड बैठक हुई। नेक्स्ट पूछेगा इसमें कि सेकंड बैठक में स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 4 ऑप्शन आपको दे देगा। एक में रख देगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक में दे देगा एच.सी. मुखर्जी, एक में दे देगा एम.एन. रॉय, एक में दे देगा कौन? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस स्थिति में दोस्तों ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कभी कभी जब थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाएगा तो अगर उपाध्यक्ष पूछ लेता है, उपाध्यक्ष में कौन हो जाएंगे? एच.सी. मुखर्जी यानी हरेंद्र नाथ मुखर्जी। सेकेंड उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? टी. कृष्णामाचारी, जो कि ये लोग निर्वाचित होते हैं उपाध्यक्ष के पद के लिए। तो ये तो रही दोस्तों सेकेंड बैठक यानी दूसरी बैठक की इम्पोर्टेंट बातें। देखते हैं थर्ड बैठक में क्या होता है, यानी तीसरी बैठक में कौन कौन से बातें हैं उनको हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड बैठक की दोस्तों बात करें तो ये बैठक कब होती है? इसको दोस्तों 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, कब? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। क्या उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है? यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पारित होता है? यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पारित होता है? यह तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू के बीच काफ़ी लंबी बहस के फलस्वरूप 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान सभा में पारित होता है और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के भारतीय संविधान के प्रस्तावना के रूप में कार्यरत होता है। तो इससे हम लोग यह कह सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से
जो हमारे संविधानविद यानी संविधान के निर्माता हैं, उनके आदर्शों और कृत्यों की अभिव्यक्ति किस में होती है? उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से या उद्देशिका के माध्यम से या प्रस्तावना में इनके आदर्शों या उनके कृत्यों की झलक मिलती है किसमें? प्रस्तावना में। तो ये तो बातें हो गई सेकंड जो हमारी तीसरी बैठक है। आइए इसको नोट डाउन करते हैं। तेरह दिसंबर तीसरी बैठक, तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। पिछले में आप लोग दिसंबर बना लीजिएगा, उसमें सितंबर कर दिए थे। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाल नेहरू जी के द्वारा किसके? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। रखा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, रखा गया या जाता है या गया, लिख गया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया जिसे संविधान सभा में, संविधान सभा में कब पारित होता है दोस्तों? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ईस्वी को पारित होता है। पारित होता है और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना के रूप में कार्यरत रहता है। और यही या ऐसे लिख लीजिए, यही उद्देश्य प्रस्ताव, यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय वर्तमान में भारतीय संविधान के प्रस्तावना के रूप में कार्यरत है। तो दोस्तों ये रही सेकंड बैठक की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसमें पूछ लेगा आप लोग को कि तीसरी बैठक कब हुई थी,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें 4 ऑप्शन देगा, जिसमें ऑप्शन तीसरी बैठक के लिए 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया। यह पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। तो ये तो बातें हुई तीसरी बैठक की। दिसंबर इसको कर लीजिएगा। मित्रों, थोड़ा सा लिखने में जो त्रुटि हो रही है उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ कभी कभी ऐसा होता है कि लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है, तो मेरे माध्यम से जो बोला गया शब्द है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये तो रही तीसरी बैठक की बातें। एक बार आइए हम लोग रिवीजन करते हैं। पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद जी को बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। वहीं अगर हम बात करें तीसरी बैठक में, तीसरी बैठक को भी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर या उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर किसमें कार्यरत है, प्रस्तावना के रूप में कार्यरत है। तो ये तो बातें रही हम लोग की जो तीसरी बैठक थी, पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मित्रों, इसमें जो नेक्स्ट बातें आती हैं कि बैठक तो हो जाती है, इस संविधान निर्माण के क्रियाकलाप में इसमें अनेक समितियां होती हैं जिसके माध्यम से संविधान निर्माण की प्रक्रिया की जाती है। तो उन समितियों पे हम लोग अब चर्चा करेंगे कि समितियों का क्या कार्य रहता है और समितियां संविधान में किस तरह कार्य कर रही हैं, और इन समितियों में कौन कौन सी समिति है, उन समितियों के विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, इन सब बातों पे हम लोग की चर्चा होगी। जिसमें हम समितियां की चर्चा करें, अगर समितियां दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं। समितियां तो बहुत हैं, लेकिन कैटेगरी में 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है विषय संबंधी, जो विषय पर कार्य करती है। एक होती है प्रक्रिया संबंधी, जो प्रक्रिया पर कार्य करती है। विषय संबंधी भी जितनी समितियां होती हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण समिति जहां से बार बार क्वेश्चन बने हैं वो है प्रारूप समिति। कौन समिति, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के दोस्तों अनेक नाम हैं, जिसमें से प्रारूप समिति को ही ड्राफ्ट समिति, ड्राफ्ट कमेटी, मसौदा समिति, ड्राफ्ट कमेटी, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति इत्यादि नामों से जाना जाता है। किसमें, ड्राफ्ट, मसौदा, पांडुलेखन समिति आदि नामों से इसको जाना जाता है। बात करें इस समिति में, तो यह समिति सर्वप्रथम किसके द्वारा निर्माण की जाती है, यह समिति हमारे जो भारतीय संविधान में संवैधानिक सलाहकार BN राव जी होते हैं। कौन, BN राव। उनके द्वारा प्रथम प्रारूप का
निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा? BN राव जी के द्वारा प्रथम प्रारूप का निर्माण किया जाता है। और इस प्रारूप को किसके द्वारा संगठित किया जाता है? एक होते हैं सत्यनारायण सिन्हा जी। इनके माध्यम से 7 सदस्यीय कमेटी का एक गठन किया जाता है और 7 सदस्यीय कमेटी के माध्यम से इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अध्यक्ष के तौर पर उनको नियुक्त किया जाता है। किसको? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को इसमें रखा जाता है अध्यक्ष के तौर पर। और इनके साथ 6 और सदस्य होते हैं। उन सदस्यों को ही हम लोग जानेंगे। यहाँ से भी सदस्यों के बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो हम लोग पहले विषय संबंधी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्ट कमेटी, पांडुलेखन समिति। ये समितियों के नाम एक ही हैं, प्रारूप से संबंधित हैं, लेकिन घुमाकर पूछेगा कि पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। लेकिन यहीं से एक प्यारा सा क्वेश्चन निकल के आता है, लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि प्रारूप समिति के निर्माणक हैं। इसमें तुरंत जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा फटाक से डॉक्टर BR अम्बेडकर को लगाया जाता है। दोस्तों ये सरासर गलत होता है। इसमें हमने देखा कि संवैधानिक सलाहकार BN राव साहब जो होते हैं वो प्रथम प्रारूप का निर्माण करते हैं और इन प्रथम प्रारूप के निर्माण के फलस्वरूप सत्यनारायण सिन्हा जी के द्वारा एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है और इन 7 सदस्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि निर्माणक कौन हैं। प्रथम प्रारूप के निर्माणक हो जाएंगे BN राव साहब। तो आइए देखते हैं हम लोग इन समितियों में जो विषय पर कार्य कर रही हैं। विषय पर कार्यरत समितियां। विषय पर कार्यरत समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन हो जाएगी हम लोग की? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ड्राफ्ट समिति, ड्राफ्ट कमेटी, मसौदा समिति, मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति। संवैधानिक सलाहकार दोस्तों, संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप का निर्माण किया जाता है। धानिक सलाहकार BN राव के द्वारा, संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा भारतीय संविधान के प्रथम
भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप का निर्माण किया जाता है। इस पर विचार विमर्श करने के लिए कौन होते हैं? सत्यनारायण सिन्हा जी। सत्यनारायण सिन्हा जी के द्वारा 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है। कमेटी के दर पे समिति कर लीजिएगा आप लोग। समिति का गठन किया जाता है, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कब 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति के सदस्यों ने मिलकर ईस्वी को प्रारूप समिति के सदस्य जो होते हैं ने मिलकर इनको अध्यक्ष प्रारूप समिति के सदस्यों ने मिलकर डॉक्टर अम्बेडकर जी को अध्यक्ष चुनते हैं। किसको? डॉक्टर अम्बेडकर जी को अध्यक्ष चुनते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें जो 6 सदस्य होते हैं उनको देख लेते हैं कि वो कौन कौन से सदस्य हैं जो इस प्रारूप समिति में डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में उनका सहयोग करते हैं। इसको एक बार हम लोग इरेज कर लेते हैं।
जिससे 6 सदस्य एक ही बार में व्हाइट बोर्ड पे आ जाएं। पहले कौन होते हैं? पहले होते हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर होते हैं। सेकंड में कौन होते हैं? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर होते हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर कौन होते हैं? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर होते हैं। नेक्स्ट कौन होते हैं? के.एम. मुंशी होते हैं। के.एम. मुंशी होते हैं। के.एम. मुंशी का फुल नेम कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। नेक्स्ट कौन होते हैं? एन माधवराव होते हैं। कौन होते हैं? एन माधवराव। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो एक होते हैं टी कृष्णाचारी साहब होते हैं। टी कृष्णाचारी साहब। एक होते हैं मोहम्मद शार्दुल्ला। मोहम्मद शार्दुल्ला साहब होते हैं। ये तो दोस्तों जो प्रारूप समिति है अध्यक्ष सहित 6 सदस्य होते हैं। इसमें बात करें हम लोग जो कृष्णाचारी साहब होते हैं किसके स्थान पर नियुक्त होते हैं? एक होते हैं डी.पी. खेतान साहब। डी.पी. खेतान के मृत्यु के उपरांत टी कृष्णाचारी उनके स्थान पर नियुक्त होते हैं। डी.पी. खेतान के स्थान पर होते हैं। और माधवराव साहब किसके स्थान पे होते हैं? मित्तल साहब की तबीयत खराब हो जाने के उपरांत उनके स्थान पर एन माधवराव साहब होते हैं। बी.एल. मित्तल के स्थान पर। नेक्स्ट बात करें अगर तो मुस्लिम लीग की तरफ से कौन होते हैं? मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? तो मोहम्मद शार्दुल्ला साहब करते हैं। मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो शार्दुल्ला साहब के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो ये कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जी क्या होते हैं? एकमात्र कांग्रेसी होते हैं। एक मात्र कांग्रेसी नेता होते हैं। तो दोस्तों ये जो है 6 सदस्यों के जो प्रारूप समिति में कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि
ये स्थान वाला आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एन माधव राव और टी कृष्णाचारी पूछ लेगा कि एन माधव राव किसके स्थान पर नियुक्त किए गए, तो आप लोग BL मित्तल साहब को ध्यान दीजिएगा। और टी कृष्णाचारी किसके स्थान पर हुए थे, तो DP खेतान के स्थान पर इनका चयन हुआ था। तो दोस्तों ये तो रही हमारी समितियां की जो प्रारूप समिति है, जो विषय संबंधी में सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति, उस पे हम लोग की चर्चा हो रही है। इसमें एक बात आती है याद रखने वाली, कभी कभी मतलब वो आपसे पूछ लेगा कि इसमें से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं हैं, तो 3 इसमें से ले लेगा और एक अलग से ले लेगा। जब कोई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यानी कठिन क्वेश्चन बनाता है तब उस परिस्थिति में ऐसी समस्या आती है। तो इसमें से याद करने की अगर बात आए तो आप लोग बहुत एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो इसमें से 5 सदस्य ऐसे हैं जिसमें कृष्णा जी के नाम का उल्लेख हो रहा है। एक है, पहले में क्या आ रहा है, गोपाल यानी कृष्णा जी। दूसरे में कृष्णा खुद आ रहे हैं। तीसरे में कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जी। कन्हैया लाल माणिक लाल, कन्हैया किससे संबंधित है, तो कृष्णा जी से। माधव किसको कहा जाता है, माधव भी भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, इसमें भी कृष्ण आ रहा है, तो आप देख रहे हैं इसमें भी कृष्ण, इसमें भी कृष्ण, इसमें भी कृष्ण, इसमें भी कृष्ण, इसमें भी कृष्ण। तो जब वो नहीं वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग आराम से क्वेश्चन के माध्यम से चूज कर सकते हैं कि कौन सा इसमें प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में नहीं थे। नाम याद नहीं होता है तब भी आप लोग काम चला सकते हैं। मुस्लिम में तो मोहम्मद सारदुल्ला साहब को देख ही रहे हैं हम लोग। तो ये तो बात रही समितियों की, और इसमें देखते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की भूमिका क्या रहती है। आइए एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। मित्रों, बात करें अगर हम डॉक्टर BR अम्बेडकर की, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में जो एक प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, इसके डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में जो यह प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, इस प्रारूप समिति का जो गठन होता है संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसमें आप लोग देख ही रहे हैं कि प्रारूप समिति किस तरह संविधान निर्माण में अपना योगदान दे रही है। इसीलिए दोस्तों, जिस तरह यह प्रारूप समिति संविधान निर्माण की प्रक्रिया में अपना योगदान दे रही है, किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में, डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में। इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को संविधान का जनक, जननी, वास्तुकार, रचनाकार, शिल्पीकार इत्यादि की संज्ञा दी जाती है। किसको, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। बात करें आगे हम लोग, तो इसमें अगर हम लोग देखें डॉक्टर BR अम्बेडकर के चुनाव संबंधी परिणाम, डॉक्टर BR अम्बेडकर पहले जो है कहाँ से इनका चुनाव होता है, बंगाल, पूर्वी बंगाल से होता है। लेकिन 1947 के दौर में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, जिसमें पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से वह भी क्षेत्र जहाँ से निर्वाचित होते हैं वह क्षेत्र
पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है, जिससे इनकी सदस्यता, संविधान के निर्माण में जो इनकी सदस्यता थी वो समाप्त हो जाती है। लेकिन उस समय के जो और नेता थे उन्होंने सोचा अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं रहेंगे तो बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे संविधान में अगर देखा जाए जो संविधान सभा रहती है, पढ़े लिखे तो लगभग होते हैं, लेकिन उसमें श्रेष्ठता की बात देखा जाए कि कौन कितने देशों से संविधान या और डिग्री और योग्यता किसके पास ज़्यादा हैं, तो उसमें से 2 ही व्यक्ति आते हैं। एक आते हैं BN राव साहब, जो कि उस समय के ब्रिटिश पार्लियामेंट में BN राव साहब अधिकारी के तौर पर कार्यरत रहते हैं, जबकि अम्बेडकर उस समय के एक तमाम बुद्धिजीवियों में से एक बुद्धिजीवी होते हैं। इसीलिए इनको संविधान सभा में लेना अनिवार्य होता है और उन लोगों के माध्यम से इनको पुनः कहाँ से निर्वाचित कराया जाता है, मुंबई के पूना से। कहाँ से? मुंबई के पूना से MS जयकर होते हैं, वहाँ से निर्वाचित रहते हैं। MN जयकर साहब को बैठाकर इनको वहाँ से चुनाव कराया जाता है। उनको बैठाकर इनका वहाँ से चुनाव कराया जाता है और चुनाव जीतकर पुनः संविधान सभा में संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी निभाते हैं। तो आइए इनकी जो विशेष बातें हैं उसको नोट करते हैं। डॉक्टर भीमराव के नेतृत्व में भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में गठित प्रारूप समिति का भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण योगदान रहता है या योगदान माना जाता है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक जननी वास्तुकार शिल्पीकार इत्यादि की संज्ञा दी जाती है। शिल्पीकार आदि की संज्ञा दी जाती है। तो किसको? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को संविधान का जननी वास्तुकार, रचनाकार, शिल्पीकार इत्यादि की संज्ञा दी जाती है।
दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कहाँ से पहले निर्वाचित किया जाता है? डॉक्टर अम्बेडकर जी को जी का चुनाव प्रथम बार बंगाल से होता है। बंगाल से होता है, जबकि बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप होता है, जबकि के बाद यह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चुनाव प्रथम बार बंगाल से होता है, जबकि विभाजन के फलस्वरूप यह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है और इनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। किंतु इन्हें बम्बई के पूना से पुनः चुनाव कराकर सदस्यता दिलाई जाती है। या सदस्य निर्वाचित किया जाता है या सदस्य निर्वाचित किया जाता है, चुनाव कराकर सदस्य निर्वाचित किया जाता है, ऐसे लिख लीजिए। इन्हें बम्बई के पूना से पुनः चुनाव कराकर सदस्य वाचित किया जाता है। तो दोस्तों इन्हें पुनः पूना से फिर से चुनाव होता है और वहाँ से ये सदस्य निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट बातें क्या आती हैं? प्रारूप समिति
प्रारूप समिति के द्वारा 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा जाता है और यह प्रथम बार इसको पढ़ा जाता है। क्या? प्रारूप समिति के द्वारा 4 नवंबर 1948 को संविधान के प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा इसी दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा जाता है। प्रारूप समिति के द्वारा किसके द्वारा? प्रारूप समिति के द्वारा 4 नवंबर 1948 ईस्वी को 4 नवंबर 1948 ईस्वी को संविधान के प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष रखा जाता है। किसके समक्ष? संविधान सभा के समक्ष रखा जाता है तथा इसी दिन भारतीय संविधान को पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, हम लोग की ये बातें रहीं। जो हमने जो विषय पर समितियां थीं, विषय पर कार्यरत समितियों में से हमने प्रारूप समिति, जो संविधान में कार्यरत सबसे महत्वपूर्ण समिति है, इस पर चर्चा की और जो इसमें 3 बैठकें हुई उस पर चर्चा की। तो इन सब बातों को हमने देखा। तो इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग यहीं पर इसको विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, जो और बातें इससे जुड़ी हुई हैं। इसमें जो प्रक्रिया संबंधी समितियां कार्यरत हैं उनके विषय पर नेक्स्ट क्लास में जो है हमारी चर्चा होगी, क्योंकि समितियों से बार बार क्वेश्चन बने हैं और बनने की भी उम्मीद है। दोस्तों, विश्वास मानिए आप लोग, जहां ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, आप कोई भी किसी एग्ज़ाम का संविधान से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे तो संविधान निर्माण से संबंधित या संविधान सभा गठन से संबंधित, समितियों से संबंधित एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा। ये मेरा दावा है। आप आराम से 90 से 95% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे। सिर्फ हमारा जो लेक्चर है और जो हमारे द्वारा ये नोट्स बनवाया जा रहा है, अगर एक बार आप नोट्स बना ले रहे हैं तो फिर कभी आपको संविधान पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।